नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि इस चैप्टर को 4 पार्ट में पार्ट करके पढ़ेंगे। तो इसका जो 2 पार्ट है वो जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आप लोग जा कर के देखिए। ये जो है उस चैप्टर का जो है 3rd पार्ट है और 3rd पार्ट का टॉपिक है द इंटर वार इकोनॉमी। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का 3rd पार्ट की शुरुआत करते हैं। पहला जो 2 पार्ट है वो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसलिए एक साथ बनाना संभव नहीं था। इसलिए इसको एक एक पार्ट करके पूरा 4 पार्ट में 4 वीडियो में इसको बनाया गया है। इसलिए ये 3rd पार्ट है। आप लोग टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, चैप्टर वाइज सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कशन और वर्ड टू वर्ड जो है डिस्कशन करेंगे और कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। इंटर वार इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो इंटर वार इकोनॉमी मतलब इंटर वार, वार का मतलब है कि उस वार से ये संदर्भ बता रहा है कि जो लड़ाई 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी, और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, इतने लोग मारे गए थे और इतनी आधुनिक हथियार का उपयोग किया गया था उस वार में। इससे पहले दुनिया में इतना भयंकर वार हुआ नहीं था, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, वर्ल्ड वार 1। और ये देश के यानी कि यूरोप के पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे भागों में हवा पानी, ठीक है, ज़मीन पर लड़ा गया, इसलिए इतना विध्वंस लड़ाई को वर्ल्ड वार कहा जाता है। तो वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है, शुरू होता है, चाहे वर्ल्ड वार चलते रहता है, वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमी कैसे रिबिल्ड होती है वर्ल्ड की, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो लड़ाई था वर्ल्ड वार वो यूरोप में लड़ा गया, मेनली यूरोप में लड़ा गया। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रभाव था वर्ल्ड में हर जगह देखा गया। तो कहा जाता है कि 20वीं सेंचुरी में यानी कि 20वीं शताब्दी में आधा जो 20वीं शताब्दी है वार के प्रभाव में रहा, और लगभग 3 दशक तक वार का जो प्रभाव था वो पूरे यूरोप पर फैला हुआ था, है ना। वर्ल्ड जो था वो बहुत सारा आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहा था और बहुत सारा उस लड़ाई से संबंधित और भी बहुत जगह पर लड़ाई हो रहा था। अब है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वार के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या परिवर्तन हुआ। पहला जो लड़ाई था हम जानते हैं कि 2 ब्लॉक के बीच में लड़ा गया। एक साइड था एलाइज पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और बाद में यूएसए ने ज्वाइन किया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड वार किन के बीच हुआ, तो एलाइज पावर और एक्सिस पावर। एलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया और बाद में यूएस ज्वाइन करता है, और एक्सिस पावर में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की रहता है। ये दोनों लड़ाई करते हैं। और सेकंड जो पावर होता है सेंट्रल पावर, ठीक है, तो जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया रहता है, वो लड़ाई हार जाती है। ठीक है ना। तो सबको लगा था कि लड़ाई जो है क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा। ये अगस्त में शुरू हुआ था और क्रिसमस दिसंबर में होता है, तो सबको लगा कि क्रिसमस में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लड़ाई जो है 4 साल तक चल गया। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि लड़ाई 4 साल तक चल जाएगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वैसा लड़ाई पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें देश के सबसे इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप्ड नेशन जो थे वो शामिल हुए थे। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री में जो जहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री शुरू हुआ था उन देशों ने इसमें भाग लिया था, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये सब जगह, इन सब देशों ने इस बार में भाग लिया था, जो कि सब जगह पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी गति से वृद्धि कर रहा था। इस वार को हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार बोलते हैं, क्योंकि इस वार में मशीन गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन, है ना, मैसिव स्केल पर, बृहद स्तर पर प्रयोग किया गया। ये वार जो थे इसमें मिलियंस ऑफ सोल्जर थे, पूरे वर्ल्ड से भर्ती किए गए, सबको फ्रंट लाइन पर शिप्स और ट्रेन से भेज दिया गया कि जाइए लड़ाई कीजिए। डेथ का जो स्केल है 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग इस वार में मारे गए, और 2 करोड़ यानी 20 मिलियन जो लोग थे इसमें घायल हो गए। ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा मोटा नुकसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो मारे गए उनमें से वर्किंग पॉपुलेशन था, यानी कि मेन थे। और डेथ और इंजरी जो थी उससे क्या हुआ, डेथ्स के कारण जो यूरोप में जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाला वर्क फोर्स था वो कम हो गया, और फैमिली में जो हाउस होल्ड था, जो वार में वो मर जाएगा तो उसका हाउस होल्ड का जो इनकम है वो रुक गया,
जिससे भी प्रॉब्लम हुआ घर को चलाने में। वार के दौरान जो था इंडस्ट्री दोबारा से रीस्ट्रक्चर तो हो रही थी, ठीक है, आदमी लोग बैटल में चले गए, तब मजबूरन जो था औरतों को स्टेप अपना कदम बाहर निकालना पड़ा और जॉब करके अपना फैमिली चलाना पड़ा। देखिए एक वार में जो है पूरा जो है वार में ये सब जो दिख रहा है ये आपको बॉम्ब दिख रहा है कि जितना फैक्ट्री सब था उस समय बॉम्ब बन रहा था। ये देखिए लगातार यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक पूरा ये बड़ा बड़ा बॉम्ब बन रहा है, यानी बृहद स्तर पर मास प्रोडक्शन हो रहा था। जितना फैक्ट्री था उसको टर्न कर दिया गया वेपन्स और वेपन्स के सामान बनाने में, आर्टिलरी बनाने में, ठीक है, बॉम्ब बनाने में, सब फैक्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो ख़त्म ही हो गया था। इस वार से चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वार से वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इकोनॉमी था, यानी कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, ठीक है, उनको बहुत नुकसान हुआ। ब्रिटेन ने क्या किया, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारा कर्जा यूएस बैंक से और यूएस पब्लिक से उठाया। तो इस वार के चलते यूएस जो कि क्या था, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने वाला था, वो कर्ज देने वाला देश बन गया। यानी वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो वार के बाद बहुत रिच हो गए, ठीक है। 3.2 जो है इसका है पोस्ट वार रिकवरी, और वार के बाद रिकवरी कैसे होगा, ठीक है। तो पोस्ट वार के बाद इकोनॉमिक रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट था। ब्रिटेन जो वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी था वार से पहले, उसके साथ बहुत क्राइसिस फेस हुआ, मतलब बहुत प्रॉब्लम में चला गया ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था, ठीक है। और ब्रिटेन में जब ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा जब नुकसान हो गया तो ब्रिटेन सोच रहा था कि अपनी इंडस्ट्री फिर से, तब तक ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। उसकी इंडस्ट्री जापान में, इंडिया में थी, और दोबारा से सोचा कि ब्रिटेन क्या करे, दोबारा से अपना जो पावर डोमिनेंस जो है वो कैप्चर करे इंडियन मार्केट में। तो वो कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया में और जापान में बहुत सारी इंडस्ट्री जो इंडिया की थी वो डेवलप हो गई थी वार के दौरान, ठीक है। जापान से टक्कर हो गया, टक्कर होने लगा किसका, ब्रिटेन के प्रोडक्ट का। तो इससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ब्रिटेन ने यूएस से बहुत सारा कर्जा भी ले रखा था जो उसे चुकाना था, और इस कारण से ब्रिटेन की जो वर्ल्ड पावर जो था ब्रिटेन, उसकी हालत खस्ता हो गई थी। वार से इकोनॉमिक बूम हुआ और अधिक जो था प्रोडक्शन जो है, वार ने क्या किया, इकोनॉमिक बूम किया, यानी कि आर्थिक रूप से वार के कारण डिमांड जो था वो बढ़ने लगा। वार जब ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब वार तो लड़ना नहीं है, सेना की ज़रूरत है नहीं, तो सारे लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, ठीक है। लेकिन डिमांड बढ़ गया और प्रोडक्शन सिकुड़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बढ़ने के कारण जो था कि सरकारों ने क्या कर दिया, अपना खर्चा जो था काटना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके कारण से 1921 में जो 5 ब्रिटिश वर्कर थे उनको काम से निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद हर जगह पर लोगों को निकाला गया, क्योंकि सब कंपनी और फैक्ट्री खर्चा अपना कम करना चाहते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था। हर जगह पर एंजाइटी और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो थी वो पूरे यूरोप में छा गई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी क्राइसिस में थी। ऐसा इसलिए कि अगर एग्जांपल लेते हैं वीट के प्रोडक्शन का, यूरोप जो था बहुत बड़ा था वीट का प्रोड्यूसर वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। जब वार हुआ तो प्रोडक्शन जो था वो शिफ्ट होकर के कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चला गया, क्योंकि यूरोप में तो भाई वीट के प्रोडक्शन की जगह पर सारे लोग वार में बिजी थे, ठीक है। तो जब वार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से यूरोप क्या करता है, अपने वीट प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वो वीट खूब प्रोडक्ट करता है, लेकिन वर्ल्ड में और भी जगह पर, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जब वीट का प्रोडक्शन होता है तो दाम जो होता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और फार्मर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। वीट का उगाने का उनको कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आता कि ऑलरेडी ही वर्ल्ड में बहुत सारा वीट का, है ना, पेनिट्रेशन था। अब है द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो यूएस का रिकवरी बहुत तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि यूएस जो था वो एक्सपोर्ट कर रहा था। जब पूरा यूरोप लड़ाई में बिजी था तो अमेरिका जो है वो पूरे यूरोप को फूड ग्रेन सप्लाई करता था, इससे पैसा कमाया, वेपन सप्लाई करता था। तो यूएस जो था वो एक मास प्रोडक्शन कर भी रहा था यूरोप के लिए, और ऊपर से उसको ज़्यादा वार में नुकसान भी नहीं हुआ था। इसीलिए यूएस की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी।
यूएस इकोनॉमी 1920 तक ठीक ठाक हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान भी उसको नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यूएस इकोनॉमी का 1920 के दशक में कि यूएस ने मास प्रोडक्शन शुरू किया, और ये जो मास प्रोडक्शन था वो लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। ठीक है, इसका एक करैक्टर है बहुत अच्छा। ठीक है, एक वेल नोन जो प्रोडक्शन जो था वो कार की इंडस्ट्री में हुआ, और वो जो व्यक्ति है उसका नाम है हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड ने कैसे मास प्रोडक्शन किया वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड ने क्या कर दिया, कार बनाने के लिए असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया। असेंबली लाइन शिकागो के स्लॉटर हाउस में शुरू किया गया, जहाँ पर बूचर खाना था, है डेट्रॉइट शहर में। हेनरी फोर्ड को लगा कि असेंबली लाइन ऐसा मेथड है जहाँ पर तेज़ी गति से और सस्ते दामों पर व्हीकल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और जो असेंबली लाइन होगा वर्कर को आराम करने नहीं देगा, बात करने नहीं देगा, और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इसीलिए असेंबली लाइन जो था बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, और कार का प्रोडक्शन जो था बहुत तेज़ी गति से बढ़ने लगा। ठीक है, और जब लेबर थक गए, लेबर लोग जब थक जाते थे, मुश्किल उनको होने लगा, उनको लगा कि बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो फिर हेनरी फोर्ड ने उन लोग का जो तनख्वाह था वो बढ़ा दिया, जिससे संतुष्ट होकर फिर कार बनना चालू हो गया। तो एक टी मॉडल जो कार है फोर्ड का, वर्ल्ड का सबसे पहला मास प्रोड्यूस्ड कार है। पहले वर्कर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, पहले तो वो वर्क का स्ट्रेस संभाल नहीं पाया, यानी कि वर्क का जो स्पीड था वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो डेस्परेट हो गए थे वर्कर लोग। तो जनवरी 1914 में, है ना, उनका जो तनख्वाह है वो डबल कर दिया गया। ठीक है, और हेनरी फोर्ड ने ट्रेड यूनियन को अपने फैक्ट्री में बंद कर दिया। हेनरी फोर्ड जो थे वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वर्कर से ज़्यादा काम लेते थे, और काम लेने की जगह पर जो डेली वेजेस है वो डबल कर दिया गया था। इससे वर्कर लोग का भी कोई नुकसान नहीं होता था। प्रोडक्शन कॉस्ट कार का बहुत कम था, इससे प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी गति से हो रहा था। तो असेंबली लाइन, हेनरी फोर्ड, मास प्रोडक्शन, वर्कर्स का पेमेंट डबल कर देना, ये सब जो कारण है जिससे मास प्रोडक्शन सिर्फ कार बनाने में नहीं हुआ और बाकी सामान बनाने में भी हुआ। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामफोन, यानी उस समय जितनी भी आधुनिकीकरण मानव के उपयोग के लिए जो यूज होती थी, सबका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया, और आज के डेट में भी वो मास प्रोडक्शन जारी है। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन जो है वो, उससे क्या होता है कि कॉस्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट जाती है। ठीक है, और लोगों का जो तनख्वाह था वो भी बढ़ा दिया गया था। कार प्रोडक्शन एग्जाम्पल है, यूएस में 2 मिलियन हो रहा था 1919 में, जो बढ़ करके 5 मिलियन हो गया। और कार के अलावा भी, ठीक है, कार बनने के अलावा भी जो मास प्रोडक्शन था वो रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, रेडियो का, ग्रामफोन प्लेयर, है ना, ये सब का भी प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन हुआ, और लोग इसको ख़रीदने लगे यूएस में। यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, इसलिए लोगों की भी इकोनॉमी अच्छी थी। लोगों की इकोनॉमी अच्छी होगी तभी तो किसी देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, इसलिए यूएस के सारे लोग ये सब चीज़ खरीदने लगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब जो मिलता था वो इंस्टॉलमेंट पे मिलने लगा, मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट पे, इसलिए सारे लोगों के पास हो गया। आज के डेट में आप लोग देखते होंगे लोन पे, इंस्टॉलमेंट पे बहुत सारे चीज़ मिल जाता है। ठीक है, होम लोन, कार लोन, ठीक है, सब कुछ मिलता है। तो लोन पर बांटना जब चालू किया गया तब जो था, लोन पर सब कुछ बांटना चालू किया तब जो है वो लोगों के पास रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब लोगों ने खरीद ली। ठीक है, लोन के तहत। और हाउसिंग सोसाइटी, हाउस भी लोन पर मिलने लगा 1920 में। तो यूएस के सभी लोगों के पास घर हो गया। ठीक है, इनकम बढ़ने लगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ बहुत सारे देशों में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जो था वो भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो 1923 में यूएस ने क्या कर दिया कि अपना जो सारा कैपिटल था वो दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगा, यानी कि यूएस जो था दूसरे देशों को अपना पैसा जो था कर्ज के रूप में देने लगा। यूएस का इंपोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट जो था वो दोनों बढ़ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ा अगले 6 सालों तक। ठीक है, और 1929 तक वर्ल्ड जो था वो डिप्रेशन की कगार पे आ गया, यानी कि बस यूरोप जो था वो सारा क्रेडिटर बन गया, यानी कि यूरोप जो था वो यूएसए से खाली पैसा ले रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यूरोप की हालत जो थी बहुत ख़राब हो गई, और यूएस भी इतना लोन बांट दिया कि उसके पास खुद के पास पैसे की कमी हो गई, है ना, हर चीज़ लोन पे वो देने लगा। इसके कारण से कि यूएस में और पूरे यूरोप में डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई।
तो वही हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया, क्यों आया। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में शुरू हुआ था, 1930 में ख़त्म हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड सब डिक्लाइन होने लगा। एग्रीकल्चर रीजन, कम्युनिटीज़ ज़्यादा पड़े, एग्रीकल्चर यानी खेती और कम्युनिटी यानी जो नॉर्मल लोग थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा। जो इंडस्ट्रियल गुड था उसका जो दाम था वो अपने आप घटने लगा। लोग खरीदते ही नहीं थे, जो लोग खरीदेंगे नहीं तो सामान बिकेगा नहीं, तो सामान बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं तो फिर कंपनी चलेगी कैसे, इकोनॉमी चलेगी कैसे, नहीं चलेगी। तो डिप्रेशन से क्या हुआ कि डिप्रेशन का बहुत सारा कारण है। ठीक है, क्या कारण है, पहला कारण है एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। ये कैसे हुआ भाई, तो एग्रीकल्चर जो था, प्रोडक्शन जो था बहुत ज़्यादा होने लगा। कहने का मतलब है कि फार्मर लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा रहे थे, प्रोडक्शन वो अपने गति से कर रहे थे, लेकिन उतना डिमांड था नहीं मार्केट में, इसीलिए अब ख़रीदार मिले नहीं किसानों को। किसान लोगों ने अपना प्रोडक्शन कर दिया क्योंकि उनको डिप्रेशन से कोई मतलब नहीं था, वो प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन डिमांड था नहीं मार्केट में। और जब डिमांड नहीं रहता है और प्रोडक्शन आप कर दीजिएगा तो चीज़ों के दाम गिर जाते हैं और कोई बायर नहीं मिलता है, जिस कारण से एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे मार्केट और स्लो हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे देशों को, है ना, यूएस ने लोन बांट दिया था और यूएस के जो लेंडर्स लोग थे, ठीक है, वो बहुत मुश्किल में आने लगे क्योंकि उनको जो दिया गया लोन था, जो लोन उन्होंने बांटे थे 1928 में, उनको वापस मिल नहीं रहा था। जो एक दूसरे देश को जिन्होंने लोन बांटा था वो बढ़ करके 1 बिलियन हो गया था। ठीक है, और बिलियन जब हो गया तो यूएस में खुद क्राइसिस होने लगा, यूएस के पास खुद पैसा नहीं था। और जब लोन का जब विड्रॉ करना शुरू किया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से तो उसे वापस मिला नहीं, तो इसके कारण से बहुत सारा बैंक कोलैप्स हो गया, करेंसी कोलैप्स हो गया, ब्रिटिश का पाउंड जो था वो स्टर्लिंग वो कोलैप्स हो गया। ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अमेरिका में बर्बाद हो गया। ठीक, उसके बाद जो था डिप्रेशन में जो वर्ल्ड ट्रेड था वो भी जो था मतलब दुगनी गति से नीचे डाउन हो गया। और यूएस यानी अमेरिका जो था डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वहाँ चीज़ों के दाम गिर गए थे। यूएस बैंक जो है लगातार कोलैप्स हो रहा था, फार्म का जो हार्वेस्ट था वो नहीं बिक रहा था, बिजनेस जो था वो ठप पड़ गया था बहुत सारा। ठीक है, घर का जो इनकम था हाउस होल्ड का वो भी नहीं ठीक से चल रहा था। ठीक है, 1920 में डिप्रेशन जो था वो बिल्कुल पूरे यूरोप और अमेरिका को तबाह कर दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा था। यूएस बैंक कोलैप्स हो रहा था, बता ही दिया गया। 1993 में 4000 बैंक क्लोज हुआ और 1932 तक 1,10,000 कंपनी जो थी वो बंद हो गई। ठीक है, इतना खतरनाक डिप्रेशन था। 1935 तक आते आते इकोनॉमिक मतलब रिकवरी होने लगा। समाज में जो ग्रेट डिप्रेशन का असर बहुत ज़्यादा पड़ा लोगों के दिमाग पर, और लेकिन धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और इंटरनेशनल रिलेशन सुधरा, तब डिप्रेशन जो था वो कंट्रोल में आया। ठीक है, अब पढ़ना है कि इंडिया पर डिप्रेशन का क्या असर पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन जो है डिप्रेशन का जो असर है इंडिया पे वो क्या पड़ा। तो यहाँ पर 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड जो क्राइसिस में चल रहा था उसका असर किस तरह से आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में पड़ता है उसका एग्जाम्पल है। 19th सेंचुरी में इंडिया में कॉलोनियल पावर था, वो एग्रीकल्चर गुड का एक्सपोर्टर था और इम्पोर्टर था बना, यानी इंडिया जो था वो कच्चे माल का एक्सपोर्टर था और मैन्युफैक्चर्ड गुड का इम्पोर्टर था। डिप्रेशन से क्या हुआ, इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो था वो आधा हो गया बिल्कुल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दाम जो था वो क्रैश कर गया। 1928 से 34 तक 50% तक गेहूं के दाम कम गए और जो पीजेंट्स और फार्मर थे जो शहर में रहते थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और पीजेंट जो थे प्रोडक्शन कर रहे थे वर्ल्ड मार्केट के लिए, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान क्योंकि वर्ल्ड में वो बिक ही नहीं रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बंगाल का, वो रॉ जूट उगाते थे। ठीक है, तो रॉ जूट उगाते थे जो फैक्ट्री में प्रोसेस होता था और गनी बैग बनता था, लेकिन गनी बैग का एक्सपोर्ट जब ख़त्म हो जाता है तो 60% जो है, ठीक है, यानी कि प्राइस जो होता है ना जूट का या गनी बैग का 60% घट जाता है। और जो लोगों ने जूट के या हायर इनकम के
सोच करके जूट का प्रोडक्शन किया था। जब दाम 60% घट जाता है तो बंगाल के जो जूट प्रोडक्शन एरिया है, चाहे बंगाल के जूट उगाने वाले हैं, वो तो डिप्रेशन में जाएंगे ही, उनको बहुत नुकसान हुआ। एक्रॉस इंडिया यानी इंडिया के सभी जगहों पर, है ना, कर्ज जो था वो बढ़ते चला जा रहा था। जो उनके पास सेविंग था, जो ज़मीन था, उन्होंने सब बेच दिया अपना डेली का खर्च निकालने के लिए। ठीक है, डिप्रेशन के समय में इंडिया जो था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया प्रीशियस मेटल का। सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। जो एक फेमस जो नाम है जिनका है जॉन मैकयार्ड केनीज, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट था उसी ने यूरोप के जो इकोनॉमी है उसको फिर से बल दिया, फिर से उसको रिकवरी करने में मदद किया। ठीक है, उसके अब सबसे बुरा बात ये हुआ कि जिस समय डिप्रेशन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया हुआ था 1933। इससे लोग जो थे और ज़्यादा परेशान थे। ये जो डिप्रेशन था वो अर्बन इंडिया में कम इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई उन लोग का जो इनकम था वो फिक्स था। टाउन में जो लोग रह रहे थे वो सैलरी पे काम कर रहे थे, तो सैलरी पर काम कर रहे थे इसलिए उनको ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, जिसके पास इंडस्ट्री है, जिनके पास फैक्ट्री है, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। जो सैलरी बेस्ड वर्कर थे उनको नुकसान नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो जो बढ़ा और टैरिफ जो था वो लगा दिया गया, टैरिफ लगाया गया ताकि इंडस्ट्री को बचाया जा सके नेशनलिस्ट ओपिनियन से। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिप्रेशन का असर पूरी दुनिया पर देखा गया। 1929 का जो डिप्रेशन है वो बहुत ही ख़तरनाक डिप्रेशन है, जिसमें यूएसए, यूरोप, एशिया सब पर इसका असर पड़ा और सारे बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था उसका डिमांड कम गया, है ना, मास प्रोडक्शन हो रहा था वो उसका सामान भी सेल नहीं हो रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग जो थे बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। ठीक है, जो अलग अलग देश की जो करेंसी थी वो भी डाउन हो रही थी। तो इस तरह से डिप्रेशन जो है पूरी तरह से हावी हो गया था लोगों के जीवन में, यानी कि हाउस होल्ड का जो खर्चा होता है डेली का वो भी नहीं निकल पा रहा था, मुश्किल से हो पा रहा था। इसीलिए बहुत सारे लोग इससे प्रभावित थे पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, ये डिप्रेशन की कहानी है। ये पार्ट 3 में लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक था। फिर हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 4 जो है लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग वीडियोज़ को दोबारा से देखिए, समझिए, और जहाँ कोई डाउट हो कमेंट कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।